जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेंद्र कुमार। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, जानदार क्लास रहने वाली है। अगर आपने ऐप पर क्लास ले ली है तो आपके रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। अजय, आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी थ्योरी की बात करेंगे। डीसी थ्योरी की बात अपन ने पिछले वाली क्लासों के अंदर कर लिए, तो आज की क्लास में अपन एसी थ्योरी के बारे में सारी डिटेल जान लेंगे ए टू जेड। चलिए, होती क्या है एसी धारा, क्या होती है एसी थ्योरी, क्या होती है, वो भी सारी चीजें देख लेते हैं। एसी धारा वो होती है जिसका मान क्या होता है, हर पल बदलता रहता है। वह धारा जिसका मान क्या होता है, हर पल क्या होता है, बदलता रहता है, वो क्या हो जाती है आपकी एसी धारा हो जाती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट हो जाती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है। दिशा व मान क्या हो रहे हैं, समय के साथ में परिवर्तन हो रहे हैं। हर पल मान परिवर्तन है, दिशा व मान समय के साथ में क्या हो रहे हैं, इसके परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या हो जाती है वो आपकी एसी धारा हो जाती है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसी की मानक आवृत्ति क्या होती है। एसी की जो मानक आवृत्ति होती है वो होती है आपकी 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% होती है भारत के अंदर। और यूएसए की बात करें तो 60 हर्ट्ज होती है। अगर बात करें अपन घरेलू वोल्टेज कितना होता है, एसी का जो घरेलू वोल्टेज होता है भाई, वो होता है आपका 220 वोल्ट से लेकर के कितना होता है, 240 वोल्ट होता है। सामान्यतः वोल्टेज कितना होता है, 230 वोल्ट होता है। और अधिकतम कितना होता है घरेलू वोल्टेज, 250 वोल्ट होता है। यह एसी का आरएमएस मान होता है। जो अपने घरों के अंदर जो विद्युत आ रही है, जो अपने घरों के अंदर जो सप्लाई आ रही है, वह क्या है, एसी का आरएमएस मान। वह क्या है, एसी का आरएमएस मान। सामान्यतः कितनी है, सामान्यतः अपन कहते हैं 230 है। अधिकतम कितनी है, 250 है। और रेंज क्या है घरेलू वोल्टेज की, 220 से 240 आपकी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेल। जैसे मतलब कि रेलगाड़ी है, वायुयान है और जहाज है, इनके अंदर जो अपन सप्लाई देते हैं वो कौन सी सप्लाई होती है, डीसी होती है। कौन सी होती है, डीसी होती है। कितने वोल्टेज की होती है भाई, 110 वोल्ट की सप्लाई होती है। 110 वोल्ट की कौन सी सप्लाई होती है, 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसी के जो आपके जो वक्र हैं, तरंग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी तरंग होती है आपकी, एक होती है सिनुसाइडल वेव होती है, ट्रायंगुलर वेव होती है, एक होती है स्क्वायर वेव, और एक क्या होती है सातुत वेव यानी आरी दंत तरंग होती है। अब इनके अंदर देख सकते हैं अपन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, धनात्मक और ऋणात्मक मान तो क्या है, दोनों के अंदर है। धनात्मक और ऋणात्मक मान क्या है, इनके अंदर चारों के अंदर ही है। अब ये तो कौन सी हो जाती है, जो इस तरीके से आपका क्या चल रहा है, तरंग चल रही है, वो तो क्या हो जाती है आपकी ज्यावक्रीय तरंग। कौन सी तरंग हो जाती है भाई, वो हो जाती है आपकी ज्यावक्रीय तरंग हो जाती है। और जो इस तरीके से चल रही है आपके किसकी तरह, त्रिभुजाकार तरंग कहते हैं इसको। ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है शेप, तो त्रिभुजाकार। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, इसका शेप वर्ग की तरह दिख रहा है, तो क्या हो जाती है ये हो जाती है आपकी वर्गाकार तरंग। ये क्या हो जाती है आपकी वर्गाकार तरंग हो जाती है। और जो ये इस तरीके से जैसे अपनी आरी होती है, उस तरीके से जो दिख रहा है वो क्या हो जाती है आपकी सातुत वेव हो जाती है। ये आपकी चारों तरंगे हो जाती है। इनके बारे में आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। इनके अंदर जो मान होते हैं एसी धारा के, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ज्यावक्रीय तरंग की। तो ये क्या होता है, यह सबसे प्राकृतिक तरंग होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा अपन जो अपने यूज होती है वो कौन सी होती है अपने सप्लाई के अंदर, ज्यावक्रीय तरंग। और इसकी जो गति होती है पेंडुलम आधारित गति होती है। ज्यावक्रीय तरंग की जो गति होती है वो क्या होती है, पेंडुलम आधारित गति होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो पल्सेटिंग एसी है, यानी कि एक तो प्योर एसी हो जाती है और एक क्या हो जाती है, इम्प्योर एसी हो जाती है। तो पल्सेटिंग एसी की बात करेंगे तो पल्सेटिंग एसी के अंदर क्या हो जाता है, पल्सेटिंग एसी के अंदर क्या होता है, पल्सेटिंग एसी के अंदर क्या हो जाता है, तरंग का आकार विकृति यानी कि डिस्ट्रॉयड हो जाता है, फिर भी यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्षेत्रों में जाती है, इसलिए यह अभी भी क्या होती है एसी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या थी वर्गाकार तरंग भी, यहाँ पर क्या बन रही है इस तरीके से, ये त्रिभुजाकार तरंग भी। ये क्या हो रही है फिर, ये क्या आ गई त्रिभुजाकार तरंग, डिस्ट्रॉयड हो रही है बार बार, है ना।
तो ये क्या हो रही है, विकृत हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है, धनात्मक भी जा रही है और ऋणात्मक भी, धनात्मक भी है और क्या है, ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। ठीक है, इस तरीके से देख, मान फिक्स नहीं है भाई, दिशा तो है लेकिन मान क्या है, कभी बढ़ रहा है कभी बढ़ रहा है। देखो नेगेटिव के अंदर क्या हो गया, घट बढ़ गया, पॉजिटिव में भी क्या हो गया, घट बढ़ गया। क्या हो रही है, बार बार ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, यानी कि विकृत हो रही है, क्या तरंग विकृत हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जा रही है, यानी कि अभी भी ये क्या है, अभी भी एसी है, लेकिन प्योर एसी नहीं है, प्योर एसी है, यानी कि पल्सेटिंग एसी हो जाती है। अब देखते हैं शून्य रेखा क्या होती है, शून्य रेखा क्या होती है वो देख लेते हैं। अपन देखते हैं, ये रहा, यहां से इस तरीके से क्या निकली, तरंग निकली, इस तरीके से क्या निकली, ये तरंग। ठीक है, ये क्या है, शून्य रेखा। शून्य रेखा क्या होती है, तरंग शून्य रेखा को पार करने में ऋणात्मक क्षेत्र में जाती है, वह एसी है। भाई तरंग क्या होती है, ये तरंग है, ठीक है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये क्या हो गई, धनात्मक से अगर पार करके क्या हो रही है, इस शून्य रेखा को, इस शून्य रेखा को, इस शून्य रेखा को ये, इस शून्य रेखा को ये क्या कर रही है, इस शून्य रेखा को अगर पार करके ऋणात्मक में जा रही है तो क्या हो जाती है, एसी हो जाती है। लेकिन अगर शून्य रेखा को पार करके, शून्य रेखा को पार करके अगर ये नहीं जाती है, किसके अंदर, ऋणात्मक के अंदर नहीं जाती है, तो ये क्या हो जाती है, डीसी हो जाती है। अगर शून्य रेखा को पार करके, शून्य रेखा को पार करके ये ऋणात्मक में नहीं जाती है तो क्या हो जाती है, डीसी हो जाती है। पार करके अगर चली जाती है तो क्या हो जाती है, आपकी एसी हो जाती है। कौन सा क्षेत्र हो जाता है, एसी क्षेत्र हो, एसी विद्युत धारा हो जाती है। अब बात करते हैं प्योर डीसी की। प्योर डीसी आपकी ये हो जाती है, ठीक है, ये हो गया प्योर डीसी। और ये क्या हो जाती है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी के अंदर शून्य रेखा को छूती है लेकिन पार नहीं करती है। यहाँ पर क्या है कि ये तो शून्य रेखा को छू भी नहीं रही है, जो ये प्योर डीसी है ये तो क्या हो रही है, यहाँ से भाई सीधी चली जा रही है, ये तो क्या हो रही है, सीधी चली जा रही है, क्या हो रही है, सीधी चली जा रही है। समय के साथ में इसके मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, दिशा में तो परिवर्तन नहीं है लेकिन मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन, यानी शून्य रेखा को छूती है, शून्य रेखा को छूती है। कौन सी, पल्सेटिंग जो डीसी है, पल्सेटिंग आपकी डीसी है वो क्या होती है, शून्य रेखा को छूती है लेकिन क्या नहीं करती, पार करके ऋणात्मक क्षेत्र में नहीं जाती है, धनात्मक क्षेत्र में क्या रहती है, ऐसे 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 धनात्मक क्षेत्र में चलती रहती है, लेकिन ऋणात्मक क्षेत्र में पार करके नहीं जाती है। नेक्स्ट चलते अपन, चक्कर क्या होता है, अपन पढ़ते हैं ना चक्कर, यानी कि अपन पढ़ते हैं साइकिल के बारे में, है ना, ठीक है। अब क्या होता है, एक तरंग, एक पूर्ण धनात्मक है, एक तो क्या हो गया ये पूर्ण धनात्मक, ये तो क्या हो गया पूर्ण धनात्मक, और क्या हो गया, एक ऋणात्मक, ये क्या हो गया ऋणात्मक, ये क्या हो गया ऋणात्मक है। पूरा इसका जो एक सेट है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक बार चली, इस एक सेट को क्या कहेंगे अपन, चक्कर कहेंगे। यानी कि यहाँ से धनात्मक और ऋणात्मक के अंदर, एक तो पूर्ण धनात्मक और पूर्ण ऋणात्मक के अंदर जो एक सेट लग रहा है वो क्या कहलाता है, चक्कर कहलाता है। और एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक चक्कर बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चक्कर बराबर क्या होता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री क्या हो जाते हैं, 2 पाई बोल सकते हैं अपन। अब देखो, अब बात करते हैं अपन, अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ये क्या हो गया 90, ये क्या हो गया 180, ये क्या 270, और ये क्या हो गया 360। भाई अपनी एसी चली तो यहाँ पर क्या आ गया 90, ये 180, ये 270, और ये क्या हो जाएगा 360, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बटा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पाई बटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री, 2 पाई क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अगर क्या बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, अगर पाई बोल रहा है, पाई बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अगर 3 पाई बटा क्या बोल रहा है 2 बोल रहा है तो कितनी डिग्री हो जाएगा 270 डिग्री हो जाता है। अपन यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर इन्होंने पाई बोला तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 2 पाई बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अगर ये क्या बोल रहे हैं पाई बटा 2, पाई बटा 2 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री, और ये क्या बोलते 3 पाई बटा 2, तो बराबर में क्या हो जाता है ये 270 डिग्री आपका हो जाता। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आवर्त काल क्या होता है।
आवर्ती का विलोम होता है। ये तो आवर्त काल के बारे में पूछे तो आपको सीधा बता देना आवर्ती का विलोम होता है, यानी कि एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्कर को क्या करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है आपका आवर्त काल। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है आवर्त काल कहलाता है। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है आवर्त काल कहलाता है। प्रतीक क्या इसका टी है। आवर्त काल क्या हो जाएगा टी बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा एफ। फ्रीक्वेंसी का क्या है ये विलोमानुपाती हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आवर्ती। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती होती है आपकी 1 बटा आवर्तकाल के। 1 बटा आवर्तकाल के क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाती है व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या हो जाता है एफ हो जाता है। और इसके मात्रक की बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं चक्कर प्रति सेकंड, या फिर क्या बोल सकते हैं कंपन प्रति सेकंड बोल सकते हैं। या तो क्या बोलेंगे अपन चक्कर प्रति सेकंड, क्या बोलेंगे चक्कर प्रति सेकंड, या फिर क्या बोल सकते हैं कंपन प्रति सेकंड वो भी कह देंगे, या फिर क्या कह देंगे जो अपन हर्ट्ज कह देंगे, क्या बोल देंगे हर्ट्ज बोल देते हैं एच जेड। नेक्स्ट बात करते हैं आवर्ती और आवर्त काल की, है ना। आवर्ती क्या है, आवर्ती एक चक्कर में कितना समय लगता है उसे मापने, आवर्ती क्या है एक चक्कर में कितना समय लगता है ये कौन दर्शाता है आपका आवर्तकाल। और आवर्ती क्या है एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए ये क्या बताती है आपकी आवर्ती बताती है। ये एक दूसरे के क्या है दोनों एक दूसरे के क्या है ये विलोमानुपाती होते हैं। आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या होते हैं विलोमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट बात करते आयाम क्या होता है शून्य बिंदु से। आयाम क्या है शून्य बिंदु, शून्य बिंदु से किसी भी तरंग का मान, शून्य बिंदु से किसी भी तरंग का मान, शून्य बिंदु से अपन क्या कर रहे हैं किसी भी तरंग का क्या ले रहे हैं मान ले रहे हैं। और जो बीच वाला मान है यहाँ पर ये क्या हो जाता है अधिकतम मान हो जाता है। ये क्या हो जाता है अधिकतम मान आयाम हो जाता है। ये क्या हो जाता है आयाम क्या होता है लगातार बदलता रहता है। आयाम क्या करता रहता है लगातार आयाम बदलता रहता है। शून्य 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 के संदर्भ में, शून्य के संदर्भ में किसी तरंग से लिया गया मान क्या हो जाता है आपका आयाम हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपन पीक वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि शिखर मान की बात करते हैं, है ना। अब शिखर मान क्या है आयाम का अधिकतम मान, आयाम का अधिकतम मान क्या हो जाता है शिखर मान हो जाता है। आयाम का अधिकतम मान क्या हो जाता है आयाम का अधिकतम मान ही क्या हो जाता है आपका शिखर मान हो जाता है। आयाम का अधिकतम मान क्या हो जाता है शिखर मान हो जाता है। तो आसानी से यहां से हम समझ गए कि आयाम क्या है वो सॉरी शिखर मान क्या है। शिखर मान को अपन क्या बोल सकते हैं अधिकतम मान कह सकते हैं चरम मान कह सकते हैं ना। तो और है क्या ये आयाम क्या है आयाम का अधिकतम मान शिखर मान को कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं प्रतीक की बात करेंगे आईएम या वीएम। आईएम या वीएम ये क्या है आयाम का अधिकतम मान है और इधर भी क्या है ये आयाम का अधिकतम मान है। आयाम का अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका शिखर मान हो जाता है, शिखर मान हो जाता है। ये तो क्या हो गया आपका पॉजिटिव में और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं पीक टू पीक वैल्यू। एक तो हो जाता है आपका पीक वैल्यू और एक हो जाता है पीक टू पीक वैल्यू हो जाता है। तरंग का कुल ऊर्ध्वाधर फैलाव, तरंग का कुल ऊर्ध्वाधर फैलाव, तरंग का कुल ऊर्ध्वाधर क्या हो गया फैलाव क्या कहलाता है आपका शिखर मान कहलाता है। तरंग का ऊर्ध्वाधर फैलाव क्या हो जाता है शिखर मान हो जाता है। यानी कि IPP यानी कि पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू क्या हो जाती है भाई आपका ये क्या है IM है और ये भी क्या है IM है। तो ये क्या हो जाएगा 2IM, पीक टू पीक वैल्यू क्या हो जाएगी 2IM। शिखर से शिखर मान, शिखर से शिखर मान क्या कहलाता है शिखर से शिखर मान पीक टू पीक वैल्यू हो जाती है। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है IPP यानी पीक टू पीक वैल्यू बराबर क्या हो जाता है 2IM हो जाता है, यानी कि अधिकतम मान हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं आयाम शिखर मान एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू के बारे में अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। किसी भी क्षण का मान लगातार बदलता है,
क्या कहलाता है? आयाम। किसी भी क्षण का मान लगातार क्या हो रहा है भाई? बदल रहा है। यहाँ पर अलग मान है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 90 डिग्री है मान लो, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 270 है, यहाँ पर 360 है। अब यहाँ भी तो कोई 20 डिग्री रहा होगा। इन दोनों के यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर क्या रहा होगा? 200 डिग्री भी रहा होगा। इधर की बात करेंगे तो इधर की बात करेंगे तो अपने 300 डिग्री भी इधर रहा होगा। इधर की बात करेंगे तो 90 के बीच में, इसके बीच में 120 डिग्री भी क्या रहा होगा। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? किसी भी क्षण का मान लगातार बदलता है, यानी कि आयाम क्या होता है? आयाम बदलता रहता है। और जहां पर आयाम अधिक होता है वो क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है। जहां पर आयाम अधिकतम भाई, वो क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है। आयाम अधिकतम शिखर मान कहलाता है। यहाँ पर आयाम क्या हो जाएगा? अधिकतम हो गए, तो ये क्या हो गया? शिखर मान। शून्य से अधिकतम सीमा क्या कह रहा है भाई? शून्य से अधिकतम सीमा, शून्य से अधिकतम सीमा, ये शून्य लाइन है। ये क्या है आपकी? ये क्या है? शून्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? शून्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? शून्य रेखा। ये क्या हो जाती है आपकी? शून्य रेखा। शून्य रेखा से अधिकतम मान क्या कहलाएगा? आपका शिखर मान कहलाता है। आगे बात करेंगे शिखर से शिखर मान, पीक टू पीक वैल्यू। शून्य रेखा से अधिकतम ने धनात्मक में, अधिकतम ही ऋणात्मक की बात करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये आयाम का ऊर्ध्वाधर मान। यहाँ पर अभी पढ़ा पढ़ने, यहाँ पर क्या पढ़ा? तरंग का ऊर्ध्वाधर मान। क्या पढ़ा? तरंग का ऊर्ध्वाधर मान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? शिखर टू पीक टू पीक वैल्यू कहलाता है। कुल फैलाव, यानी कि ये क्या हो गया? कुल फैलाव हो गया तरंग का, तो कुल फैलाव का दो गुना, कुल फैलाव का दो गुना क्या हो जाता है आपका? शिखर टू शिखर मान हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हाँ, अभी अपन पे पास में एक सूत्र ये आ गया जो मेरे, अब यहाँ पर मान लो सपोज डेट, अब तो आपने देख लिया खैर, है ना। यहाँ पर देखो, निम्न में से किसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड की बात करें सर्वाधिक है? अपने को पता, इन्होंने क्या पूछा? टाइम पीरियड पूछा, सर्वाधिक टाइम पीरियड पूछा। तो अपना क्या है सूत्र? 1/f है भाई। टाइम पीरियड आवर्ती का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। टाइम पीरियड क्या है? आवर्ती का विलोम अनुपाती हो जाता है। आवर्ती का विलोम अनुपाती हो जाता है। ठीक है, मेरे पास में टाइम पीरियड निकालना, मेरे पास में आवर्ती कितनी है? 10 है। और एक मेरे पास में आवर्ती क्या है? आवर्ती मेरे पास में क्या है? 100 है ना। अब मेरे पास में 10 आवर्ती है, तो यहाँ पर भाग तो जा नहीं रहा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। यहाँ क्या हो गया? 10, तो भाग कितने बार गया? एक बार। तो मेरा टाइम पीरियड क्या है? 0.1 है। यहाँ पर की बात करूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा, जीरो उतारूंगा मैं। ठीक है, नहीं जा रहा भाग तो जीरो लगाऊंगा, जीरो उतारूंगा। अब क्या जा रहा है? एक बार जा रहा है। अब क्या है? जा रहा है, एक बार जा रहा है। यानी कि आवर्ती कम है तो टाइम पीरियड क्या होगा? अधिक होगा। अगर आवर्ती अधिक है, अगर भाई आवर्ती अधिक है तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सी आवर्ती कम, आवर्ती क्या है? अधिक है तो टाइम पीरियड कम होगा। जब आवर्ती कम है, आवर्ती क्या है? कम है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? इन्होंने क्या पूछा है कि निम्न में से किसका आवर्तकाल सर्वाधिक है, यानी कि किसका अधिक है। तो अपने को पता लगाना है कि जिसके आवर्ती कम है तो आवर्तकाल उसी का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 50 हर्ट्ज, यहाँ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है एक ऑप्शन, एक दिया है 500 हर्ट्ज, यानी कि ये इससे कम है। ये एक दिया है 5 किलो हर्ट्ज यानी कि 5000 हर्ट्ज, ये इससे भी कम है। एक दिया है आपको 2.5 मेगा हर्ट्ज, 2.5 मेगा हर्ट्ज दिया है, तो ये क्या है? इसी से भी कम। तो सबसे कम कौन सी हो जाती है? सबसे कम की बात करेंगे तो अगर ये देता कि टाइम पीरियड ये अधिक नहीं दे करके क्या देता कि कम किसका है, तो कम किसका है कि जिसकी ज्यादा आवर्ती है तो टाइम पीरियड उसी का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल और आवर्ती, आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसलिए जिस तरंग की आवर्ती सबसे कम होगी उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है मेरे भाई? सबसे अधिक हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अच्छा से एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और लोको पायलट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक चीज बता देता हूं मैं इधर, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका कोर्स, लोको पायलट स्पेशल आपका कोर्स है।
इसके अंदर आपको मिलने वाली है 1 साल की तो वैलिडिटी रहेगी भाई इसकी। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको क्या मिलेगा, लाइव बैच के साथ में रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा, एकदम शानदार झक्कास। और साथ में मिलेगी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे 100+ इसमें मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज, जो आपकी तैयारी को लगाएगी चार। आप चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों की कर रहे हो, जो भी टेक्निकल फील्ड है आपका उसके किसी की भी कर रहे हो भाई, सभी के लिए ये क्या रहने वाला है, पर्याप्त रहने वाली है ये बैच। और दूसरी चीज कि आपको ये कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री है, आप वहां जाइए, आपको कोर्स मिलेगा जिसकी फीस मात्र कितनी 499, जिसमें आप टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीजें मिल जाएंगी लोगों की तैयारी कर रहे हैं आप। तो प्ले स्टोर से जाकर के आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड आप कीजिए और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हाँ औसत मान की बात कर लेते हैं। क्या होता है औसत मान? औसत मान की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। औसत मान की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। एसी का वह मान, औसत मान क्या होता है, एसी का वह मान जो डीसी के समान क्या करता हो, आवेशों का क्या करता हो, स्थानांतरण करता हो। एसी का वह मान, एसी धारा का वह मान जो डीसी, एसी का वह मान जो डीसी के समान क्या कर रहा हो, आवेशों का स्थानांतरण कर रहा हो, वही क्या कहलाता है, आपका औसत मान हो जाता है। क्या हो जाता है आपका औसत मान, यानी एवरेज वैल्यू हो जाती है। एक तो हो जाता है सेमेट्रिकल, एक तो हो जाती है सेमेट्रिकल वेव, और एक हो जाती है अनसेमेट्रिकल वेव हो जाती है। सेमेट्रिकल वेव क्या होती है, पूर्ण पूर्ण सेमेट्रिकल वेव का औसत मान 0 होता है। पूर्ण सेमेट्रिकल वेव का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। इसमें केवल अर्ध तरंग, इसे अर्ध तरंग द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो सेमेट्रिकल आपकी तरंग होती है, इसे किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, अर्ध तरंगों के द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लेकिन असममितीय तरंग की बात करें तो इसे पूर्ण तरंग द्वारा ज्ञात किया जाता है। वन लाइनर है, याद रखिए। अगर आपसे पूछता है कि असममितीय तरंग को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो पूर्ण तरंग द्वारा किया जाता है। और सममितीय तरंग की बात करेंगे तो सममितीय तरंग की बात करेंगे तो इसे केवल अर्ध तरंग द्वारा, हाफ वेव द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन आरएमएस मान पर। अब किस पर चलते हैं अपन, आरएमएस मान पर। आरएमएस मान की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एसी का वह मान जो डीसी के समान क्या दे रहा हो, ऊष्मा प्रकट कर रहा हो, ऊष्मा का उत्पन्न कर रहा हो या ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा हो। एसी का वह मान जो डीसी के समान हीट जनरेट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, हीट जनरेट कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, आपका आरएमएस मान कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपके वोल्टमीटर एमीटर द्वारा हमेशा एसी का आरएमएस मान मापा जाता है। वोल्टमीटर एमीटर के द्वारा एसी का कौन सा मान मापा जाता है भाई, एसी का कौन सा मान मापा जाता है, आरएमएस मान मापा जाता है। कौन सा मान मापा जाता है, एसी का आरएमएस मान मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मानक सूत्र की बात करते हैं। अगर अपने पास में किसकी बात कर रहे हैं, औसत मान की, किसकी बात कर रहे हैं, औसत मान की, किसकी, औसत मान, ओके। और एक आपका क्या आ जाता है, आरएमएस मान। आरएमएस औसत मान क्या होता है, 2Im बटा क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। और आपका आरएमएस मान क्या हो जाता है, Im बटा पाई हो जाता है। और अगर बात करें अपन डेसिमल गुणक की बात करें, इनके दशमलव गुणक की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, औसत मान क्या हो जाता है, आई एवरेज बराबर क्या हो जाता है, आई एवरेज बराबर क्या हो जाता है, 0.637 गुणा क्या हो जाता है आपका आई एम हो जाता है। अगर वी एवरेज की बात करें तो 0.637 गुणा क्या हो जाता है, वी एम हो जाता है। यानी कि आई एम क्या है, अधिकतम धारा है या क्या, अधिकतम वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IRMS क्या हो जाता है, IRMS क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, IRMS हो जाता है आपका 0.707। IRMS क्या हो जाता है 0.707 गुणा क्या हो जाता है IM हो जाता है। और VM क्या हो जाता है 0.707 गुणा 0.707 गुणा VM हो जाता है। आगे इन पे न्यूमेरिकल भी होंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तात्क्षणिक मान क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। तात्क्षणिक मान क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। सूत्र क्या हो जाता है, आई टी। ये टी इसके गुणा में नहीं है भाई, कहीं आप सोचो कि यार ये इसके गुणा में है, ये इसके क्या है, नहीं है,
गुणा में नहीं है। आ जाए, ये इसके गुणा में बिल्कुल ही नहीं है। ये क्या दर्शाता है, तो टी क्या दर्शा रहा है, टी क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, ये दर्शा रहा है धारा क्या है, ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, धारा का क्या है, फंक्शन है। तो ये टी क्या है यहाँ पर, फलन है। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर किसी क्षण विशेष पर अगर धारा बदल रही है, समय के साथ में क्या हो रही है, यहाँ पर धारा क्या हो रही है, समय के साथ में बदल रही है। और ये फाई क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर फेज अंतर को दर्शा रहा है, यानी फेज डिफरेंस को दर्शा रहा है। ओमेगा है वो क्या हो जाता है, कोणीय वेग हो जाता है, और टी क्या हो जाता है, यहाँ पर समय हो जाता है। किसी भी समय पर अगर कोणीय वेग, यानी कि आपका भाई ये तो 20 डिग्री रहा, ये 90 डिग्री रहा, अगर ये बदलता है, ये बदलता है, तो आपका क्या बदल जाता है, फेज अंतर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। फेज अंतर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय वेग। अपन ने पहले भी बात की थी, कोणीय वेग ओमेगा बराबर अपन ने क्या पढ़ा था, 2 पाई एफ पढ़ा था। जब अपन क्या पढ़ रहे थे, जब हम डीसी थ्योरी पढ़ रहे थे, जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे, जब हम क्या सॉरी कैपेसिटर पढ़ रहे थे, जब हम इंडक्टर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, कोणीय वेग से आवर्ती को डिकोड करना। अपने को यहाँ पर क्या दिया है, इन्होंने अपने को दिया है कोणीय वेग, पूछ क्या रहे हैं, आवर्ती को क्या करना है, यहाँ पर डिकोड करना है। आवर्ती को क्या करना है, अपने को डिकोड करना है। आवर्ती को क्या करना है, डिकोड, ठीक है, कर लेंगे। सूत्र अपने पास में क्या है, ओमेगा बराबर 2 पाई क्या है, एफ है। इन्होंने क्या दिया अपने को, ओमेगा दिया, यानी कि ये इन्होंने क्या दिया, ओमेगा दिया। दो छोटे छोटे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछी इन्होंने, फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हो जाता है, ठीक है। ओमेगा कितना है, 628 बराबर 2 पाई का मान क्या है, 3.14 हो जाता है। पाई क्या हो जाता है, 3.14। फ्रीक्वेंसी इन्होंने क्या है, पूछी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपने को क्या करनी है, निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3.14, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर आपका 628, ठीक, काट दो। यहाँ पर चाहे आप इसको ऐसे काट दो, ये उतरे 2 जीरो, इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगी, तो यहाँ पर आवर्ती क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कितनी आई आपकी, 100 हर्ट्ज आ जाती है। ये लो, ये हो जाता है आपका न्यूमेरिकल। दूसरा इन्होंने दिया है ओमेगा बराबर क्या दिया है, 100 पाई दिया है। इन्होंने क्या दिया है, 100 पाई दिया है। अपना वही सूत्र है, इसको यहाँ कर लेते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा कितना दिया है, 100 पाई बराबर क्या है, 2 गुणा 3.14 गुणा क्या है, अपने पास में फ्रीक्वेंसी है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, जो अपना पाई का मान है, 2 गुणा पाई गुणा एफ हो जाता है। ये क्या करेगा, हम क्या करेंगे, इससे पाई से पाई को काट देंगे, क्या कर देंगे, पाई से पाई को उड़ा देंगे। अब क्या है, 2 से इसको काट देंगे, कितने बार कटा, 50 बार, तो एफ बराबर क्या आ जाता है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज आ जाता है। एफ बराबर क्या आ जाता है, 50 हर्ट्ज। तो क्या हो जाता है, कोणीय वेग से अपन ने आवृत्ति को क्या कर लिया है, डिकोड कर लिया है। न्यूमेरिकल आया था किसी एग्जाम के अंदर, मुझे एग्जाम का नाम पता नहीं है, बट ये आया था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, अपन बात करते हैं एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान लो सपोज डेट अपने को क्या दिया इन्होंने, एक मान दिया 30 एम्पियर, सभी के अंदर यही दे रखा है इन्होंने। सपोज डेट मान लो एक मान इन्होंने क्या दिया, 30 एम्पियर अपने को दे दिया। क्या दे दिया भाई, 30 है। अपन पढ़ते हैं सबसे अधिक मान कौन सा है, सबसे अधिक 100% मान ये है। और फिर आपने एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, ये 63.7% हो जाता है। बात करते हैं अपन आरएमएस, मैंने तो ये क्या हो जाता है, आरएमएस 70.7% हो जाता है। तो सबसे अधिक मान कौन सा, पीक, अधिकतम मान, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हो जाती है, ठीक है। सूत्र क्या हो जाता है, मूल मान हो जाता है। इसका सूत्र क्या हो गया भाई, जो आपका अधिकतम मान क्या है, आई एम है ना, वही है। तो आई एम क्या है यहाँ पर, आई एम बराबर क्या हो जाता है आपका भाई, यहाँ पर 30 एम्पियर हो जाता है। आई एम बराबर क्या हो जाता है आपका, 30 एम्पियर हो जाता
आई एम बराबर क्या हो जाता है, नेक्स्ट बात करते हैं, अपने को औसत मान निकालने का सूत्र अपने पास में क्या दिया है, औसत मान निकालने का सूत्र इन्होंने क्या दिया है, अपने पास में औसत मान निकालने का क्या दिया है, सूत्र दिया है। या फिर औसत मान निकालने का अपने पास में और भी सूत्र हो जाता है, तो औसत मान निकालने का दूसरा सूत्र क्या हो जाता है, 2im बटा क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। 2im बटा क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। 2im बटा क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। अब ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, क्या दिया इन्होंने अपने को, 30 एम्पियर दिया, तो अपने को क्या निकालना है, आई एवरेज 0.637। तो आई एम क्या है, आई एम इन्होंने कितना दिया है, 30 एम्पियर, ये रहा, कितना है, 30 एम्पियर रहा। कर ले, यहां से पॉइंट उठाने के लिए अपने ने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए 3 जीरो। तो अब क्या करते हैं, अब हम इनको क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 1911 आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वो 19.11, 19.11 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, आई आर एम एस बराबर, आई आर एम एस आई आर एम एस बराबर क्या है, 0.707 गुणा अधिकतम मान कितना अपना, 30 एम्पियर है। अधिकतम मान क्या है, 30 एम्पियर है। नीचे अपने क्या पॉइंट उठाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। अगर 3 को हम क्या करते हैं, तो 3 साथे क्या हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं, 3 साथे क्या हो जाते हैं, 21। अपने नीचे क्या है, 100 है, तो अधिकतम मान क्या हो जाता है भाई इसका, 21 एम्पियर हो जाता। देखिए, सबसे अधिक मान किसके अंदर, सबसे अधिक मान किसके अंदर, अधिकतम मान हो जाता है आपका पीक वैल्यू के अंदर, कितना, 30 एम्पियर। फिर आरएमएस मान कितना, 21 एम्पियर, और फिर औसत मान कितना हो जाता है, 19.11 एम्पियर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके समझ आ रही होंगी, चीजें समझ आ रही हैं तो आप क्लास को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो क्लास के साथ में, जो आपका मन चाहे वो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे वो बता सकते, ठीक है। मानों का पदानुक्रम देख लेते हैं अपन। सबसे पहले कौन सा आपका, आई एम, सबसे पहले क्या आ जाता है मेरे भाई, आपका आ जाता है अधिकतम मान आ जाता है। सबसे पहले अधिकतम मान, फिर क्या हो जाता है, आरएमएस मान, फिर क्या आ जाता है, एवरेज मान। अधिकतम मान क्या हो जाता है आपका, 100% हो जाता है। एवरेज मान क्या, आरएमएस मान क्या हो जाता है, 70.7% होता है। और ये क्या हो जाता है, 63 पॉइंट क्या हो जाता है, 63 पॉइंट क्या हो जाता है, 7% हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं, ज्यावक्रीय तरंग में शिखर मान हमेशा सबसे अधिक होता है। ज्यावक्रीय तरंग के अंदर शिखर मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सिनुसाइडल वेव की बात कर रहा है, सिनुसाइडल वेव के अंदर क्या होता है, ज्यावक्रीय तरंग के अंदर शिखर मान क्या होता है, हमेशा हमेशा सबसे अधिक होता है। उसके बाद आरएमएस मान होता है, उसके बाद औसत मान होता है। ज्या वक्र की बात कर रहा है ये, तो ज्या वक्र के अंदर सबसे अधिक मान कौन सा है, अधिकतम मान 100% हो जाता है, आरएमएस मान 70.7% हो जाता है, और औसत मान क्या हो जाता है, 63.7% हो जाता है। आरएमएस मान को क्या कहते हैं, प्रभावी मान कहते हैं, है ना, ठीक है। रूट मेन स्क्वायर वैल्यू भी से कहते हैं, वर्ग माध्यम मूल मान भी से कहा जाता है। किसे, आरएमएस मान को ही क्या कहते हैं, वर्ग माध्यम मूल मान, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू भी कह सकते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए, यही तो है चीज, क्या है, ये है मसाला, ठीक है। फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, रूप गुणा। अरे रूप गुणा कहते हैं, आपको पता है कि मतलब सबको ये पता है, रूप गुणक है ना, वो सबको पता है। वैसे रूप गुणक है ना, सभी को क्या है, पता होता है। रूप गुणक क्या है, सबको पता है। क्या पता है, वो बात कर लेते हैं कि पता क्या है। ओके, रूप गुणक का मान आपको पता है कितना होता है, रूप गुणक का मान क्या होता है, 1.11। क्या होता है, 1.11।
लेकिन बात यह है मेरे भाई कि ये आया कैसे, ये आया कैसे, वो सारी चीजें अपन ध्यान यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं फॉर्म फैक्टर। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ना। तो क्या हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है रूप गुणक, आरएमएस मान, कौन सा, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या हो जाता है, रूप गुणक हो जाता है। अपन ने क्या पढ़ा था, आरएमएस मान क्या होता है, आईएम बटा क्या होता है, आरएमएस मान क्या पढ़ा था अपन ने, आईएम बटा अंडर रूट 2 पढ़ा, ठीक है। औसत मान अपन ने क्या पढ़ा, 2IM बटा क्या पढ़ा, पाई पढ़ा, 2IM बटा क्या पढ़ा भाई, पाई पढ़ा, 2IM बटा पाई पढ़ा। आ जाओ, तो ये दोनों क्या है चीजें, बटे के अंदर है, चीजें क्या है, ये बटे के अंदर है। अपने को पता है आईएम से अपन क्या करेंगे, आईएम को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, आईएम से क्या कर देंगे अपन, आईएम को उड़ा देंगे, सॉरी सॉरी ये पाई है ना भाई, ये गलती से लिखाना आ गया, ये क्या है पाई, आईएम से क्या गया, आईएम गया, अब बचा क्या अपने पास में, अब अपने पास में क्या, ये बटे के अंदर है, ध्यान रखना, ये बटा का चिन्ह है, ये दोनों के बीच में। अब बचा क्या अपने पास में, अंडर रूट 2 बटा क्या बचा, 2 पाई बचा, ठीक है, 2 पाई बचा। अब क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं कि पाई को तो कहाँ कर देते हैं, पाई को भेजते हैं ऊपर, पाई को क्या भेजते हैं ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2, नीचे क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। जब इनको सोल्यूशन करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, 1.11 आ जाता है, क्या आ जाता है अपने पास में, 1.11 आ जाता है। पाई बटा 2 अंडर रूट 2 भी लिखा हुआ दे सकता है आपको फॉर्म फैक्टर, अगर वो पूछे फॉर्म फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, तो भाई आपको या तो वो ये दे देगा, ये भी फॉर्म फैक्टर का ही सूत्र है, आईएम बटा वो आपका आरएमएस मान क्या है, आईएम बटा अंडर रूट 2, आईएम बटा क्या हो गया, अंडर रूट 2 बटा औसत मान क्या होता है, 2IM बटा पाई, 2IM बटा पाई, 2IM बटा पाई, या तो ये दे दे, इस तरीके का सूत्र बना कर दे दे, तो भी भाई ये भी क्या है आपका फॉर्म फैक्टर है। नहीं वो इस तरीके का बना करके नहीं दे, वो आपको दे दे 2 अंडर रूट, वो आपको क्या दे दे, 2 रूट 2 बटा क्या दे दे, पाई, ये भी क्या है फॉर्म फैक्टर है। वो आपको दे दे पाई बराबर क्या दे दे, 2 रूट 2, ये भी क्या है आपका फॉर्म फैक्टर है, रूप गुणक है यानी आकृति गुणक है, और या फिर वो क्या दे दे आपको 1.11 भी दे दे, ये भी क्या हो जाता है आपका रूप गुणक हो जाता है। ये दोनों तो देगा नहीं, वो क्या दे सकता है, ये दे सकता है और ये दे सकता है, और ये दे करके क्या किया जा सकता है, सीधा पूछा जा सकता है, ये दे करके क्या किया जा सकता है, सीधा पूछा जाता है। इसी तरीके का ये एक और हो जाता है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है भाई, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर होता है अधिकतम मान बटा क्या हो जाता है आपका आरएमएस मान, क्या हो जाता है पीक फैक्टर, अधिकतम मान क्या होता है आपका आईएम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, फॉर्म फैक्टर क्या हो जाता है, आरएमएस मान बटा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे फॉर्म फैक्टर। अगर परिभाषा पूछे, अरे भाई आपसे पूछ ले कि फॉर्म फैक्टर क्या है, बताओ, सीधे बताओ कि आरएमएस मान बटा औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर का मान पूछे तो आपको क्या बताना है, 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर का अगर इस तरीके से पूछे तो क्या बता देना, फॉर्मूला 2 पाई बटा 2 रूट 2 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ यही है, अपने अपन ने क्या पढ़ा, ज्यावक्रीय तरंग के अंदर फॉर्म, ज्यावक्रीय तरंग के लिए क्या हो जाता है फॉर्म फैक्टर। तो अपन ने अभी पढ़ा ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि जो आरएमएस मान क्या हो जाता है, आरएमएस मान बटा क्या हो जाता है आपका औसत मान, औसत मान, ये फॉर्म फैक्टर हो जाता है। अब आगे बात करते हैं तो क्या हो जाता है, आगे बात करते हैं अपन क्या हो जाता है, तो अब बात करते हैं आरएमएस मान क्या होता है भाई, अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि आरएमएस मान क्या होता है, आरएमएस मान होता है आईएम बटा अंडर रूट क्या हो जाता है 2 हो जाता है, बटा फिर औसत मान क्या होता है 2IM बटा क्या हो जाता है 2IM बटा पाई हो जाता है। फिर आगे चलते हैं काटा पीटी करने के बाद में, तो फिर क्या आ जाता है आपका पाई बटा क्या आ जाता है 2 रूट 2 आ जाता है। फॉर्म फैक्टर का लास्ट जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ जाती है 1.11 आ जाती है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं पीक फैक्टर, अधिकतम मान। पीक फैक्टर क्या हो गया, अधिकतम मान, अधिकतम मान हो जाता है अधिकतम मान बटा आरएमएस मान, यानी कि अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है आपका पीक फैक्टर कहलाता है। अधिकतम मान बटा आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है, पीक फैक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है
पीक फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पीक फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आप तो यहाँ देख लीजिए अधिकतम मान क्या है भाई? अरे यार, अधिकतम मान क्या हो जाता है आपका? आई एम। अधिकतम मान क्या? आई एम। आरएमएस मान अपन ने पढ़ा था, आरएमएस मान क्या पढ़ा था? आई एम बटा अंडर रूट दो। आरएमएस मान क्या पढ़ा अपन ने? आई एम बटा अंडर रूट क्या पढ़ा? दो। आई एम से क्या गया? आई एम बचा गया। तो फॉर्म फैक्टर होता है, सॉरी पीक फैक्टर होता है जो शिखर गुणांक होता है, जिसे क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, वो क्या हो जाता है आपका? अंडर रूट दो। क्या हो जाता है आपका? अंडर रूट दो हो जाता है। क्या हो जाता है? अंडर रूट दो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। ठीक है, ज्यावक्र तरंग के लिए पीक फैक्टर। अब यार यही पूछा है, तो ये क्या कह रहा है? अधिकतम मान। अधिकतम मान बटा कौन सा मान? आरएमएस मान। आरएमएस मान क्या होता है? आई एम बटा अंडर रूट दो। आई एम बटा अंडर रूट दो कटा, तो क्या आ जाता है आपके पास में? दो। तो पीक फैक्टर की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास में? दो हो जाती है। क्या हो जाती है? दो हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तरंगों के प्रकार। आ जाइए, अब आएगा मजा। ठीक है, तरंगों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तरंग हमारे पास में कितनी प्रकार की जो अपन यूज लेते हैं वो होते हैं चार तरीके से। एक तो हो जाती है आपकी ज्यावक्रीय तरंग। क्या हो जाती है? ज्यावक्रीय तरंग। एक आपके पास में हो जाती है शाश्वत वेव हो जाती है, जो अपन ने शुरू में बात कर ली थी ना, वहां पर वही है। क्या है शुरू में अपन ने जो बात की थी? एक तो क्या हो जाती है? साइन वेव। एक तो क्या हो जाती है भाई आपके पास में? साइन वेव हो जाती है। एक क्या हो जाती है आपके पास में? साइन वेव हो जाती है। क्या हो जाती है? साइन वेव हो जाती है। ठीक है, साइन वेव हो जाती है। दूसरी दूसरी क्या हो जाती है? अरे भाई, दूसरी क्या हो जाती है आपके पास में? डीसी या स्क्वायर वेव। इसका बड़ा रोल रहेगा, इसके अंदर जो भी मैटर है ना भाई, वो क्या रहेगा? एक 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 आई एम, ये देखो इसके अंदर आई एम बराबर आई एवरेज और आई आर एम एस। ठीक है, ये क्या है? तीनों ही क्या चलेंगे इसमें? बराबर चलेंगे। ये देख, आगे देखते हैं। एक हो जाता है हाफ वेव, हाफ वेव तरंग हो जाती है। और एक क्या हो जाता है आपका? ट्रायंगुलर वेव हो जाती है। ये चारों के बारे में पढ़े, सारा नहीं पढ़ते हैं ना अपन, उसके अंदर पढ़ लेंगे। आ जाइए, फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर ये एफ डब्ल्यू है ना, एफ डब्ल्यू आर फुल वेव रेक्टिफायर। ये फिर सिनुसाइडल वेव के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? एसी। ये सिनुसाइडल वेव पढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले प्रभावी मान यानी कि आरएमएस मान पढ़ते हैं। वर्ग माध्यम मूल मान क्या होता है? मैंने सबसे पहले अपन जो पढ़ते आ रहे थे ना भी, तो सभी का क्या पढ़ा था अपन ने? औसत, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, शक्ति गुणक, वो सॉरी क्या बोलते हैं वो है, औसत मान और आरएमएस मान और पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। किसके पढ़े थे अपन ने? किसके पढ़े भाई? वो अभी तक सिनुसाइडल वेव के पढ़े थे, यानी कि ज्यावक्रीय तरंग के पढ़े थे। ज्यावक्रीय तरंग के अंदर प्रभावी मान क्या होता है? आई एम बटा दो अंडर रूट, आई एम बटा क्या होता है? अंडर रूट दो होता है। आई एम बटा क्या होता है? अंडर रूट दो होता है। और फिर औसत मान की बात करेंगे तो टू आई एम बटा क्या होता है? पाई होता है। या फिर क्या बोलेंगे इसको? 0.707। प्रभावी मान क्या है? 0.707 गुना क्या हो जाएगा? आई एम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0.600 क्या हो जाएगा? 37 गुना क्या हो जाएगा? आई एम हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका? जो फॉर्म फैक्टर है, अपन ने फॉर्म फैक्टर भी पढ़ के आया। अपन फॉर्म फैक्टर जब पढ़े थे तो फॉर्म फैक्टर क्या लिखा था अपन ने? फॉर्म फैक्टर अपन ने फॉर्म फैक्टर अपन ने लिखा था पाई बराबर दो अंडर रूट क्या लिखा था? दो लिखा था। और जो पीक फैक्टर था वो क्या लिखा था अपन ने? अंडर रूट दो लिखा था। अंडर रूट दो का मान क्या हो जाता है? 1.414 हो जाता है। ये तो किसका हो गया भाई? ये तो हो गया आपका साइनूसाइडल वेव का हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते आ जाइए डीसी वेव, स्क्वायर वेव। इसके अंदर आई एम क्या हो जाएगा? इसके अंदर औसत मान, इसके अंदर क्या हो जाएगा? आरएमएस मान और औसत मान क्या हो जाएगा? अधिकतम मान होगा। इसके अंदर आरएमएस मान और औसत मान क्या हो जाता है?
अधिकतम मान के बराबर हो जाता है। और फॉर्म फैक्टर और जो इसके अंदर फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर होता है वो क्या हो जाते हैं, इकाई हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब आते हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं, इनका आधा चलेगा, ठीक है। इसमें आई एम बटा अंडर रूट दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम बटा दो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आई एम बटा दो हो जाएगा। औसत मान पूछ लेता है, औसत मान पूछता है आपसे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, आई एम बटा दो हो जाता है। फॉर्म फैक्टर पूछता है तो क्या हो जाएगा, 1.57 हो जाता है। पीक फैक्टर क्या हो जाता है, इसके अंदर 2 पीक फैक्टर हो जाता है। ट्राइंगुलर वेव के बारे में बात करता है, ट्राइंगुलर वेव के बारे में बात करते हैं अपन, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, आई एम बटा अंडर रूट 3 हो जाता है। ट्राइंगुलर वेव के अंदर आई एम बटा अंडर रूट 3, आई एम बटा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाता है आपको, 1.16 हो जाता है। और पीक फैक्टर क्या हो जाता है, 1.732 हो जाता है। 1.732 क्या हो जाता है आपका ट्राइंगुलर वेव के अंदर पीक फैक्टर हो जाता है। ये सारणी भाई ऐसे याद होगी नहीं, बार बार पढ़ोगे लिखोगे तब जाके याद होगी, क्योंकि चीजें आपके एक बार में समझ खा गई होंगी। क्योंकि आपको बस 4 चीजें याद रखनी है। पहला आरएमएस मान रखना है, आरएमएस मान याद रखना। आरएमएस मान क्या हो जाता है आपका, आरएमएस मान होता है आई एम बटा अंडर रूट 2 होता है, आई एम बटा अंडर रूट 2 होता है। औसत मान की बात करेंगे, औसत मान क्या हो जाता है आपका, आई एम बटा 2 आई एम बटा पाई हो जाता है। आपका फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे, फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाता है आपका, पाई बटा 2 रूट 2 हो जाता है। पीक फैक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाता है भाई, अंडर रूट 2 हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ऊपर का अगर साइन वेव याद हो गए ना भाई, नीचे वाले तो अपने आप ही हो जाएंगे दोस्त। आगे चले, प्रभावी मान, द इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस ही असली पैमाना है भाई, राइट बात है, दम में है बात में। आरएमएस ही क्या है मेरे भाई, असली पैमाना है। जब हम एसी पावर की बात करते हैं तो हमेशा आरएमएस मान का उपयोग करते हैं, यही हमारा प्रभावी मान होता है। इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, आरएमएस मान ही क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है। अनुपात का महत्व क्या होता है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर केवल गणितीय संख्या नहीं है, ये हमें बताते हैं कि तरंग कितनी तीखी है या कितनी चपटी है। तरंग कितनी तीखी है, तरंग कितनी तीखी है या कितनी चपटी है, कौन बताते हैं अपने को, सॉरी कौन बताते हैं अपने को, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ये बताते हैं कि तरंग कितनी चपटी है और कितनी मोटी, वो सॉरी कितनी चपटी है और कितनी तीखी है, ये चीज कौन बताते हैं अपने को, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर बताते हैं, ठीक है। आदर्श स्थिति क्या होती है, वर्गाकार तरंग में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। अपन ने देखा वर्गाकार तरंग के अंदर क्या होता है, आई एम बराबर भाई अधिकतम मान के बराबर होते हैं। कौन से मान, औसत मान और आरएमएस मान अधिकतम मान के बराबर होते हैं, इनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। किसके अंदर, आदर्श अवस्था के अंदर वर्गाकार तरंग ले। इसलिए इसलिए सभी में मान क्या होता है, आई एम बराबर आई एम, आई आर एम एस, आई एवरेज क्या है, तीनों बराबर है, समान होते हैं। तो गुणांक क्या हो जाता है इनका, गुणांक क्या हो जाता है, गुणांक इनका क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है। गुणांक क्या हो जाता है इनका, इकाई हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या दिखा गया है, एक 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 हो जाता है। अब चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, रिवीजन कीजिएगा इनका ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपनी चीजें चलने वाली है अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तरंगों के प्रकार अपन ने देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं परिपथ के अंदर शक्ति के सिद्धांत देखते हैं। क्या देखते हैं, परिपथ और शक्ति के सिद्धांत देखते हैं। एसी सर्किट के अंदर क्या देख लेते हैं हम, एसी सर्किट और पावर थ्योरी को देख लेते हैं। अच्छा आ जाइए, समान फेज में चल रही है, वोल्टेज और धारा समान फेज में चल रही है, तो क्या होगा, इन फेज, वोल्टेज और धारा समान फेज में, तो इन फेज चल रहे हैं। वोल्टेज और धारा एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है, आगे पीछे इस तरीके से, ये देखो आगे पीछे चल रही है, तो क्या हो जाएगा, आउट फेज। लेकिन विपरीत क्रम में, ये लो, ये ऐसे और ये ऐसे क्या बढ़ रही है एक दूसरे को, भाई ये तो ऊपर से आ रही है और ये नीचे से ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी फेज हो जाएगा, मामला गड़बड़ है। आपकी जीएफ इस तरफ भाग रही है रूट के, आप इस तरफ भाग रहे हो, मामला गड़बड़ है। और ये एक होता है रूठना, आउट फेज। जैसे कि हमारे मम्मी पापा दादा दादी के टाइम की बात है, दादी जी रूस के आगे आगे चल रही है, दादाजी पीछे पीछे बोलते चल रहे हैं, रुक जा रही तो ऐसे बोल रहे हमारी राजस्थानी में, ठीक है। तो वो दादाजी क्या है पीछे पीछे चल रहे हैं, दादी जी आगे आगे, तो वो तो क्या आउट फेज। और ये एक मामला है आज के टाइम, भाई जी बीएफ का आपके गर्लफ्रेंड बोल रहे ब्रेकअप, आपने बोला नहीं बाबू, फिर भी मतलब मामला कई बार तो वो इधर आप इधर, तो क्या हो गया, एंटी फेज। नहीं यार मजाक कर रहा हूं, ठीक है, चलते हैं आगे। इन अगर इन फेज है तो फेज क्या होगा,
अगर इन फेज है तो फेज अंतर 0 डिग्री, फेज अंतर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, फाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर बाहरी फेज के अंदर चल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ समान फेज में चल रहे हैं तो क्या होगा, सॉरी ये समान फेज में, अगर क्या है ये आगे पीछे चल रहे हैं, बाहरी फेज आउट फेज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फेज अंतर क्या हो जाता है यहाँ पर, फेज डिफरेंस क्या हो जाता है फाई हो जाता है। अगर ये क्या चलती है, अगर ये क्या चलती है, इनवर्ट क्या चलती है, एंटी फेज चलती है तो क्या हो जाता है 180 डिग्री का फेज अंतर बन जाता। अब आ जाते हैं आगे, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं किसके बारे में, शुद्ध आर परिपथ, शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ और शुद्ध धारितीय परिपथ के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आ जाए, एक तो आपका हो जाता है आर, एक हो जाता है एल, एक क्या हो जाता है सी, ये क्या हो जाता है आर एल सी, क्या हो गए भाई, ये क्या हो जाते हैं आपके आर एल सी हो जाते हैं। आर के अंदर अपन देखते हैं कि आर के अंदर क्या देखते हैं, इसके अंदर जो फेज डिग्री क्या है, ये क्या है समान फेज, ये क्या है फाई, क्या है फाई, आर के अंदर फाई क्या है, फाई है 0 डिग्री, फाई क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री है तो फेज क्या है समान फेज, समान फेज में चल रही है धारा और वोल्टेज दोनों, ठीक है समान फेज में। अगर एल है, एल है तो क्या है इंडक्टिव है, एल है तो क्या है इंडक्टिव है, एल है तो क्या है इंडक्टिव है, एल है तो क्या है इंडक्टिव। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कोण बन रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है कोण बन रहा है, कितना बन रहा है इसके अंदर, अपन कहते हैं ना कि कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो समान फेज में चल रहे हैं क्या, नहीं चल रहे, ये क्या है समान फेज में चल रही है धारा और वोल्टेज, समान फेज में नहीं चल रही, धारा और वोल्टेज क्या है कौन नहीं है समान फेज में, वी और आई समान फेज में नहीं है, यानी कि इंडक्टर किसका विरोध कर रहा है, धारा का, किसका जाने दे रहा है वोल्टेज को, तो वोल्टेज कितने डिग्री आगे 90 डिग्री आगे, तो ये क्या हो रहा है धारा इससे कितने डिग्री पीछे 90 डिग्री पीछे, तो क्या हो रही है ये लेग कर रही है, क्या कर रही है लेग कर रही है, लेकिन कैपेसिटिव के अंदर आ जाते हैं, ठीक है फेज अंतर क्या है 90 डिग्री, अगर फेज अंतर 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इकाई, ठीक है आगे बात करेंगे उसके बारे में, चलो ठीक है। ये भी क्या है बी और आई समान फेज में नहीं है, तो यहाँ पर क्या है बी पीछे है और क्या है धारा क्या है आगे है, धारा क्या है आगे है, धारा क्या है आगे, कितनी आगे है 90 डिग्री, कितने है 90 डिग्री। तो कैपेसिटिव के अंदर क्या कर रहा है लीड कर रहा है, कैपेसिटिव के अंदर क्या कर रहा है ये लीड कर रहा है, ये हो जाता है आपका आर एल सी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किसके बारे में, आर एल सी परिपथ के बारे में, ठीक है। तीनों की यहाँ पर आर भी है, एल भी है और क्या है सी भी है। सी के अंदर मैंने आपको बताया कि धारा क्या है 90 डिग्री आगे है, और एल के अंदर क्या है धारा 90 डिग्री पीछे, यानी लैग कर रही है। कैपेसिटिव के अंदर क्या कर रही है, कैपेसिटर के अंदर तो क्या कर रही है वो, कैपेसिटर के अंदर क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर लैग कर रहे हैं, और इंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं लैग कर रहे हैं, प्रतिरोधी परिपथ के अंदर क्या है इन फेज है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एसी परिपथ की कुल प्रतिबाधा इम्पीडेंस की बात कर लेते हैं। आर इम्पीडेंस, आर क्या है, आर तो भाई 0 डिग्री था, ठीक है। आर क्या होता है जे, जे जे नियतांक है ना, जे एक्सएल माइनस जे एक्स सी, तो जे को क्या लेंगे हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्सएल माइनस क्या हो जाता है एक्स सी हो जाता है। आगे देखिए इसको ना, आरएलसी परिपथ के अंदर ये तीन क्या होती है कंडीशन फॉलो करती है। अगर एक्सएल बराबर एक्स सी है, यानी कि एक्सएल बराबर एक्स सी है, तो क्या हो जाता है आपका परिपथ क्या हो जाता है प्रतिरोधी परिपथ हो जाता है, यानी कि एक्सएल बराबर एक्स सी है तो क्या हो जाता है परिपथ क्या हो जाता है प्रतिरोधी परिपथ हो जाता है, यानी इम्पीडेंस बराबर क्या हो जाता है आपका, इम्पीडेंस बराबर क्या हो जाता है
इम्पीडेंस बराबर क्या हो जाता है आपका, रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी प्रतिरोध हो जाता है। तो परिपथ कौन सा हो गया आपका, रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। एक्सएल बराबर एक्सी तो सर्किट रेजिस्टिव। अगर एक्सएल ज्यादा है, एक्सी क्या है, कम है, तो परिपथ क्या है, कैपेसिटी इंडक्टिव सर्किट है। कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। अगर एक्सी अधिक है, एक्सएल कम है, तो सर्किट क्या हो जाता है आपका, कैपेसिटिव सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए ठीक है, नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज और वोल्टेज त्रिभुज। ठीक, यहां पर आ जाइए। ठीक है, तो यहां क्या हो जाता है, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति को अपन किससे, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर को किससे दर्शा रहे हैं अपन, एस से दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहे हैं, एस से दर्शा रहे हैं, एस से दर्शा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी आई, और वी आई क्या हो जाएगा, इस किस में मापन कर रहे हैं इसका, केवीए आर में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, केवीए आर में कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपका रिएक्टिव पावर, यानी कि अक्रियाशील शक्ति, यानी कि प्रतिघाती शक्ति, और इससे प्रेजेंट किससे कर रहे हैं, क्यू से कर रहे हैं। वी आई क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाती है। ठीक है, इसे किस में वो कर रहे हैं मापन, केवीआर में कर रहे हैं, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में कर रहे हैं। ये क्या होती है, वाटलेस घटक होता है, कहीं पर भी वास्तविक रूप से इसका उपयोग नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन वास्तविक शक्ति, सक्रिय शक्ति, प्रभावी शक्ति के बारे में बात करते हैं। पी बराबर क्या हो जाता है, वी आई कोस थीटा हो जाती है, यानी कि यही क्या है, वाटफुल घटक होता है। इसी को अपन पढ़ेंगे। ये अपना क्या हो गया, सूत्र हो गया, क्या हो जाता है, जैसे लाल बटा कक्का से करते हैं ना अपन, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध एल और शुद्ध सी, यानी कि शुद्ध प्रेरक और शुद्ध संधारित्र के अंदर पावर खपत क्या होती है, 0 होती है। अगर शुद्ध संधारित्र शुद्ध क्या है, शुद्ध प्रेरक और शुद्ध संधारित्र तो पावर खपत क्या है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, कोस 90, कोस 90 बराबर अगर 0 है, कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। कोस 90 का मान क्या होता है, 0, तो पावर खपत क्या हो जाती है, यहाँ पर 0 होती है। पावर क्या हो जाती है, 0 होती है। यह ऊर्जा केवल परिपथ में आगे पीछे घूमती है, और यह ऊर्जा परिपथ में आगे पीछे घूमती है और वास्तव में कोई कार्य नहीं करती है। इसे वाटलेस घटक कहते हैं। वाटलेस कंपोनेंट कैसे, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रतिघाती शक्ति की बात होती है, कि यह ऊर्जा क्या होती है, केवल परिपथ में आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन वास्तव में इसका कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति गुणक पावर फैक्टर के बारे में, बड़े चर्चे रहते हैं इसके, है ना, तो इसके चर्चे भी कंप्लीट कर लेते हैं। किसके चर्चे रहते हैं, पावर फैक्टर के, पावर फैक्टर के क्या रहते हैं, चर्चे। कैसे रहते हैं वो देखते हैं, चर्चे। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कोस फाई। क्या होता है पावर फैक्टर, कोस फाई, कोस फाई। ठीक है, कोस फाई, या फिर क्या कहेंगे भी, आर बटा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर प्रतिरोध बटा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा भी क्या हो जाता है, पावर फैक्टर हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज बटा सप्लाई वोल्टेज को भी क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति को भी क्या कहते हैं अपन, पावर फैक्टर कहते हैं, यानी कि किलोवाट बटा क्या हो जाता है, केवीए शक्ति हो जाती है, केवीए शक्ति हो जाती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है, 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है। पावर फैक्टर का मान क्या होता है, 0 से 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं शुद्ध परिपथ के मूल तत्वों की बात करते हैं। तो क्या हो जाता है, अभी मैंने जस्ट बात करी इसके, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध इंडक्टेंस, और शुद्ध क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस। शुद्ध क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, शुद्ध इंडक्टेंस, और क्या हो जाता है आपका, प्योर कैपेसिटेंस हो जाता है। इनके बारे में बात करते हैं। फेज अंतर क्या होता है, अगर शुद्ध प्रतिरोध परिपथ है तो क्या हो जाता है, फेज अंतर क्या है, 0 है, और कोस 0 है, कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। शुद्ध अगर इंडक्टिव परिपथ है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन कौन सा होता है, 0 भी क्या होता है, लेगिंग होता है। क्या होता है, लेगिंग होता है, क्योंकि धारा क्या होती है इसके अंदर, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। 90 डिग्री क्या होती है, पीछे होती है। अगर शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ की बात करते हैं अपन, संधारित्र परिपथ की बात करते हैं, तो क्या हो जाती है इसके अंदर, कोस 90 0 हो जाती है, पावर फैक्टर क्या हो जाता है इसके अंदर, 0 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन कौन सा होता है, अग्रगामी होता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हाँ यहाँ आ जाइए, आर एल सी
परिपथ और आरसी परिपथ के बारे में बात करते हैं। आर आर का अपन ने क्या पढ़ा, आर के अंदर आर में अपन पढ़ते हैं कि जो फाई थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री है, और एल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, थीटा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका पावर फैक्टर कितना है, अगर कोस 0 आ रही है, कोस 0 आ रही है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ देख लेते हैं अपन चीजें, अगर फेज अंतर क्या है 0 से 90 के बीच में, आर और एल क्या है 90 से 0 से 90 के बीच में, तो पावर फैक्टर क्या होगा 0 से 1 के बीच होगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच लैगिंग होगा। अगर आरसी परिपथ है तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 से 90 के बीच में हो जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, लेकिन लीडिंग होगा। अब बात करते हैं आरएलसी परिपथ की स्थितियों के बारे में देख लेते हैं। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी है, एक्सएल बराबर एक्ससी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस फाई यानी पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्सएल अगर कम है, एक्ससी अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर फैक्टर है वो 0 से 1 के बीच में क्या होगा, लेगिंग होगा। अगर एक्सएल बराबर एक्सएल कम है, एक्ससी क्या है अधिक है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, लेकिन क्या हो जाएगा लीडिंग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये चीजें हैं, यहां से देख ली। अगर अपन क्या कर रहे हैं, जो ये ऊपर वाली चीज है ना, ये अलग ऐड हुई है इसके अंदर, इनको छोड़ो, बस इस इसको याद रखो, इधर से इसको भी काट दो, इसको रखो ना यहाँ तक, ठीक, आ जाओ। रेजिस्टेंस का यहाँ पर जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो रहा है, चालकता हो रहा है, प्रतिबाधा क्या हो रहा है, प्रवेश्यता हो रही है। अब एक चीज है कि इधर की जो सारी चीजें है ना, इनका मापन कहाँ पर कर रहे हैं अपन, ओम में कर रहे हैं, और इधर की जो है इनका किस में कर रहे हैं, मेहो में कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आरएलसी श्रेणी परिपथ के बारे में बात करते हैं। कौन से आरएलसी श्रेणी परिपथ, एक कौन सा होता है आरएलसी समांतर परिपथ के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। इसके अंदर पूरे कंपोनेंट्स किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में, किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबाधा बराबर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा जे, एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा एक्ससी हो जाएगा। अपना सूत्र अपने को पता है, लाल बटा कक्का वाला, वहां पर तो फिर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्ससी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है। अब पूछेगा अपन से एल सी आर एल श्रेणी परिपथ, आर एल श्रेणी परिपथ के अंदर क्या है, अपने को क्या निकालना है, इसके अंदर जेड, तो जेड निकालना है, जेड तो क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, और फिर जे बराबर क्या हो जाएगा एक्सएल। तो अब इनका क्या करना है, स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर हो जाता है। ऐसा ही किसके अंदर होगा, आरसी के अंदर होगा, आरसी के अंदर पूछ रहा है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस एक्सएल की जगह क्या हो जाएगा जे एक्स सी, और लेकिन माइनस का क्या आएगा, साइन क्या जाएगा माइनस का जाएगा। तो जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये किस में ये क्या हो जाएगा एक्स सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन समांतर आरएलसी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी जस्ट अपन ने वहां पढ़ा था, तो वो एक तो श्रेणी के लिए बता रहा था, एक समांतर के लिए बता रहा था, यहाँ पर उसको देख लीजिए। अगर समांतर की बात कर रहे हैं तो अपन क्या लगेगा, सूत्र इस तरीके से लगेगा, y बराबर जी प्लस जे, बी एल क्या हो जाएगा सब्सटेंस हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, फिर इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है कोस फाई बराबर ये की एक मैंने बताया था, जी बटा क्या बताया था y अपन ने वहां पर देखा था। श्रेणी परिपथ समांतर परिपथ, श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ करते हैं, इंपेडेंस क्या होती है इसमें ओम में होती है, और समांतर के अंदर एडमिटेंस क्या होती है वाई यानी कि क्या होती है महो होती है। ये क्या होते हैं एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। सदिश योग क्या होता है, इसके अंदर एडेड वोल्टेज होता है, इसके अंदर क्या होता है सदिश योग समांतर के अंदर एडेड करंट होता है। इसके अंदर वोल्टेज को ऐड करते हैं जोड़ते हैं, और इसके अंदर क्या होता है करंट होता है, ठीक है। सूत्र की बात करते हैं श्रेणी के अंदर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके अंदर समांतर में समांतर के अंदर क्या हो जाएगा पर इसका क्या हो जाएगा एडमिटेंस का क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, वाई के स्क्वायर प्रतिरोध है यहाँ पर क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा चालकता, तो क्या हो जाएगा जी का स्क्वायर है ना, और फिर क्या है इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस का क्या हो जाएगा ससेप्टेंस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी एल माइनस
BC का स्क्वायर हो जाएगा। शक्ति गुणक की बात करते हैं, शक्ति गुणक क्या हो जाएगा, R बटा अगर Z है शक्ति गुणक है, G बटा Y है तो क्या हो जाएगा, श्रेणी के अंदर शक्ति गुणक पूछ रहा है तो R बटा Z, समांतर में शक्ति गुणक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, G बटा Y हो जाता है। अनुनाद क्या होती है, जब धारा और विभव क्या हो, समान फेज में हो तो क्या हो जाती है, अनुनाद हो जाती है। जब धारा और विभव समान फेज में हो, धारा और विभव समान फेज के अंदर है तो क्या स्थिति किसकी होती है, अनुनाद की होती है। किसकी स्थिति होती है, अनुनाद की होती है। इसमें कलांतर क्या होता है, 0 डिग्री। कलांतर क्या है, 0 डिग्री। कलांतर क्या है, 0 डिग्री। शक्ति गुणा क्या है, 0 डिग्री है तो कोस 0, कोस 0 का मान क्या है, इकाई है। तो अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणक क्या रहता है अपना, 1 रहता है। परिपथ पूर्णतः प्रतिरोधी डीसी धारा के गुणों को क्या दर्शा रहा है, अनुनाद में परिपथ क्या दर्शा रहा है, डीसी धारा के गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता। ठीक है, अनुनाद की संरचना के बारे में बात करते हैं। अनुनाद की संरचना के बारे में बात करते हैं, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करती है। XL बराबर क्या है, XC, यानी कि प्रेरणीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात क्या है यहाँ पर बराबर है ना। Z बराबर क्या है, R है, यानी प्रतिबाधा और प्रतिरोध क्या है, बराबर हो जाते हैं। तो जो अनुनादी आवृत्ति आपकी FR, तो FR बराबर क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट क्या हो जाता है, LC हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन गुणवत्ता कारक पर आते हैं, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के ऊपर बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर Q बराबर FR, यानी कि अनुनादी आवृत्ति बटा क्या हो जाती है, बैंडविड्थ हो जाती है, बैंडविड्थ हो जाती है। बैंडविड्थ क्या हो जाती है, बैंड की चौड़ाई हो जाती है, और FR क्या है यहाँ पर आपकी अनुनादी आवृत्ति है। अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के सूत्र की बात करेंगे, आपको सीधा सा ये याद रखना है, Q बराबर 1/R XL, ये याद रखना है, 1/R अंडर रूट क्या हो जाएगा, LC, अंडर रूट क्या हो जाएगा, LC। यहाँ से ये रहा, अपन ने क्या पढ़ा, अनुनाद आवृत्ति 1/2 पाई अंडर रूट XLC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, Q बराबर 1/R अंडर रूट LC हो जाता है। ठीक है, ये थी आपकी क्लास जो हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर से आपके लिए एक बता देता हूँ मैं, अगर आप स्पेशल लोको पायलट का बैच खरीदना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर बैच अवेलेबल है, आप जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये वाला बैच आपको 499 रुपये में ऐप पर ऊपर ही आ रहा होगा, तो वहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। इसके साथ मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, लाइव के साथ में रिकॉर्डेड बैच भी रहने वाला है, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर 100 टेस्ट मिलेंगे इसके साथ में फ्री, मात्र 499 रुपये में। इसके लिए आपको आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप क्या करना है, डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, जारी रखना है, ताकि भविष्य में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जब एग्जाम नज़दीक हो, रिजल्ट आएगा जब आता रहेगा, लेकिन आप आपकी तैयारी को बरकरार रखिए। फिर से आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आपने इस क्लास में यहाँ तक बने रहे। थैंक यू भाई।